व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग जीओसी के ऊपर एक टेस्ट पेपर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप जेई मेंस एडवांस में केमिस्ट्री को सीधे सीधे फोड़ देना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए फिर शुरू करते हैं क्लास टेस्ट बेस्ड ऑन जीओसी विद सीधी बात नो बकवास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का स्नैपशॉट्स ले रखा है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्नैपशॉट्स ले रखे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आपको पॉज करके वीडियो करना है एंड देन उसके बाद से आंसर मैचिंग के लिए आप मेरा डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं विथ देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपका पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो एरोमेटिसिटी का केस तो आपको याद ही होगा, 4n+2 pi electrons along with system cyclic, planar and conjugated. ओके सो अगर आप देख पाएंगे देन पहले वाले ऑप्शंस में फर्स्ट वाला पार्ट 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, सेकंड वाला पार्ट भी सेम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। सी वाले पार्ट में बेंजीन और ये सारे स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं। डी वाले केस में ये आपको पता है ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है और ये भी नॉन एरोमेटिक ही है। एंड बी वाले में सबसे पहला वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट दूसरा वाला आप देखकर थोड़ा सा गच्चा खा सकते हैं। यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर है, दरअसल आपको ये लगेगा कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। है तो लोन पेयर बट वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, वो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही। दिस इज sp2 बट इट कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई साहब ये साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया देन वो लोन पेयर जो है वो आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, सो आप ये ध्यान रखना, जो आपका बी का जो सेकंड पार्ट है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहा है एंड हेंस इट इज़ एंटी एरोमेटिक। सो बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सो अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूँ देन राइट आंसर ए होगा एंड सी होगा। सो अच्छा सवाल है, फंसा सकता है आपको। आपका जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन के ऊपर है। पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज इन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सॉल्वेंट दे रखा है H2O, CH3CN एंड DMSO। तो इससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है सॉल्वेंट को देख के, बट अगर आप सॉल्वेंट को साइड करके जो आपके पास pKa वैल्यू दिया हुआ है ये कॉन्जुगेट एसिड का, आप उससे आइडिया लगा सकते हो। तो आपको तो पता है कि अगर pKa वैल्यू ज़्यादा होगा देन Ka वैल्यू क्या होगा, कम होगा, एंड Ka वैल्यू कम होने से वो वीक एसिड के कैटेगरी में होगा। एंड वीक एसिड वाली चीज़ें जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, एंड अगर वो स्टेबल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। सो अगर आप देख पा रहे हैं थर्ड वाले केस में pKa वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है देन फर्स्ट वाले के केस में, एंड देन सेकेंड वाला जो है वो सबसे आखिरी में है। सेकेंड वाला जो है वो सबसे आखिरी में, विच मीन्स Ka जो है थर्ड का वो सबसे कम है देन Ka फर्स्ट का एंड देन Ka सेकेंड का। मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला है ये वीक एसिड है, एंड अगर वीक एसिड है हेंस इट विल बी स्टेबल, एंड अगर वो स्टेबल होगा देन रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगी। एंड क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। सो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। सो अच्छा सवाल है, लैंग्वेज में फंसाया है। सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेई मेंस आपसे पूछेगा। तो तीसरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on आर पोजिशनल आइसोमर्स, या दैट्स ट्रू। यहाँ पे जो आपका कीटोन है वो सेकंड पे है एंड यहाँ पे जो आपका कीटोन है वो थर्ड पे है। सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल ब्यूटानोएट आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बेकार की बात है, नहीं है वो। तीसरा CH3O, CH2, CH2, CH3 एंड CH3, CH2O, CH2, CH3 आर मेटामर्स। हाँ, अक्रॉस पॉलीवैलेंट और डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो या दे आर मेटामर्स। एंड जो डी ऑप्शन है आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर पोजिशनल आइसोमर्स, नहीं, बेकार की बात है, ये नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर होगा आगरा एंड चेन्नई।
सवाल पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। एंड पहला बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सीधा बेंजीन के माथे के ऊपर CH2 डॉट है, तो ये रेजोनेंस करेगा, बट यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंड। जो अपना बी पार्ट है, बी पार्ट में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी है इसने। सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। सो इस ये माइनस आई शो करेगा, एंड माइनस आई ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आप देख पा रहे ये ब्रिजेड है, ब्रिजेड पे प्लस इज़ नॉट अलाउड, मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। एंड जो डी ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे ये माइनस है एंड यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन पे है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सो डी भी सही है। सो इसका राइट आंसर जो होगा ए, बी एंड डी होगा। तो चौथे क्वेश्चन के बाद अपना पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो डी लोकलाइज्ड है। सो आप अगर ऑप्शंस जाओगे देन पहला वाला ऑप्शंस क्या है, ये लोकलाइज है, सो इट विल बी मोर बेसिक। बी वाले पार्ट में ये वाले नाइट्रोजन में, ऑल्दो यहाँ दो नाइट्रोजन्स हैं, बट सवाल अगर इस तरीके का है तो जो सबसे मोस्ट बेसिक साइट होता है उसके भी यहाँ पे हम लोग देखकर चीज़ों को आंसर करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला जो लोन पेयर है वो क्या है, वो लोकलाइज्ड है। सो बी भी सही हो गया। सी को हम लोग बेंजामाइड बोलते हैं। यहाँ पे जो पड़ा हुआ नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जा रहा है, बट अगर यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, देन यहाँ पे जो NH2 अटैच्ड है इसका ये जो इफेक्ट है, ओके, फेनाइल वाला, एंड यहाँ पे जो है वो बेंजीन विथ सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये ज़्यादा माइनस आई शो करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पे जो पड़ा हुआ लोन पेयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी। वेयर एज डी वाले ऑप्शंस में ये जो है ये फेनाइल से कम माइनस आई शो करता है, हेंस डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सो ये एक अच्छा सवाल था, आप ध्यान रखिएगा इस टाइप के सवालों को कैसे अप्रोच करना है। पांचवें क्वेश्चन को करने के बाद से जो अपना छठा क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स टोटल नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक स्पेशीज। ओके, सो आपके पास 7 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें से आपको पता करना नॉन एरोमेटिक कौन कौन सा है। तो पहला वाला तो एरोमेटिक है, दूसरा वाला भी एरोमेटिक है, तीसरा वाला नॉन एरोमेटिक है, देखो आप यहाँ sp3 है, चौथा वाला एरोमेटिक हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पांचवा वाला जो है वो 4 डिस्पर्जन के कारण यहाँ प्लस आएगा, तो फिर से ये एरोमेटिक हो गया। छठा वाला जो है ये sp3 है, सो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। जो आपका सातवां वाला है यहाँ पे फिर से प्लस आएगा। राइट आंसर जो इसका होगा नॉन एरोमेटिक के रिस्पेक्ट में वो 2 होगा। आपका अगला सवाल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसमें ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर मैं इसको बनाऊं देन मुझे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सो आप चेक कर लो पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ 2 है एंड यहाँ पाई बॉन्ड 1 है। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ देन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा। एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ देन सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड यहाँ से एक 6 है। सो ये बोल रहा है x इंटू वाई इंटू जेड विच बेसिकली मीन्स वॉट, number of pi bond was 3 into 1 into 6, so eventually it comes out to be 18. So 18 will be the right one for this particular problem. So after solving the 7th one, let's move to the next problem, 8th one. Question says you have A, you have B and you have C, and in that वो बोल रहा है कि between A के जो 2 पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला, के बीच में क्या रिलेशन है। एंड अगर वो टॉटोमर है तो आपको 1 लिखना है, एंड अगर वो मेटामर है देन आपको 2 लिखना है एंड सो ऑन। सो अगर आप पहला कंपाउंड देखें देन पहला कंपाउंड में यहाँ साइनाइड है, सो 1 2 3 एंड 4, एंड दूसरे वाले में 1 2 3 4 5। सो डेफिनेटली दे आर चेन आइसोमर्स, एंड चेन आइसोमर्स के लिए आपको 5 लिखने हैं। जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स है, बिकॉज यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है एंड यहाँ डबल बॉन्ड O है। सो फंक्शनल वाला के लिए आपको 4 लिखने हैं। एंड जो आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में भी ये अल्कोहल हो गया एंड ये आपका फेनॉल है, सो ये भी फंक्शनल आइसोमर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 4 4, एंड जब आप इसको ऐड करोगे देन इट विल बी लाइक 5 + 4 + 4 विच विल कम आउट एज 13।
इसके बाद जो आपका अगला प्रॉब्लम है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस व्हिच आर गिवन विद अ सीक्वेंस नंबर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपको एक्स बोला है, सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ये वाला होगा, सेकंड वाला, बिकॉज ये बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन 2 हो गया। एंड लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए आप के पास ऑप्शन है बिटवीन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो पहले वाले में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देन ये वाले कार्बोकेटायन के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। थर्ड वाले केस में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एंड फोर्थ वाले में भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। सो अगर मैं बात करूँ अदर इफ़ेक्ट्स की, देन यहाँ पे ये डोनेटिंग है, एंड यहाँ पे इंडक्टिव के कारण वो चीज़ों को डिक्रीज़ करेगा। सो जो लीस्ट स्टेबल होगा कार्बोकेटायन वो होगा 4, एंड क्वेश्चन बोल रहा है x टू द पावर y विच बेसिकली इज़ 2 टू द पावर 4 विच इज़ 16। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको पता करना है कि सबसे बेसिक कंपाउंड कौन सा है और उस बेसिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का जो मास परसेंट है वो कितना है। सो ये 1 डिग्री है, ये वाला तो बेसिक होगा नहीं, वहाँ रेजोनेंस कर रहा है। ये 2 डिग्री एंड ये 3 डिग्री है, एंड ये मिथाइल ग्रुप है। सो आपको सिखाया जाता है कि एक्वस मीडियम में जो होता है वो ऑर्डर 213 का होता है, विच मीन्स 2 डिग्री वाला मोस्ट बेसिक होगा, विच मीन्स थर्ड वाला कंपाउंड जो होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। एंड अगर थर्ड वाला कंपाउंड अगर मोस्ट बेसिक होगा देन उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, C4H11N। एंड अगर आप इसमें देख पाओगे देन 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के कारण मास कितना होगा 48। 11 हाइड्रोजन है, सो 11 हाइड्रोजन के कारण मास कितना होगा 11, और नाइट्रोजन एक है, और एक नाइट्रोजन के कारण मास कितना होगा 14। सो अगर आप मास परसेंटेज की बात करो देन वो कितना हो जाएगा 14 बाय सम ऑफ 48, 11 एंड 14 विच विल बी कमिंग आउट एज 13, 3, 4 2 6 एक साथ, या सो ये होगा आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है फेनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द सम ऑफ नंबर्स ऑफ लेवल्ड कार्बन हुज फॉर्मल चार्ज इज़ 1। सो आपको बस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एंड वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे है। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन माइनस चार्ज सेकेंड कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, एंड सिक्स्थ कार्बन पे है। हैंस अगर उसके बारे में पूछ रहा है कि सम पूछ रहा है, then it will be like second carbon, fourth carbon and then sixth carbon which will come out as 12। ये अच्छा सवाल है, नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फ्यूरैन बोल रहा है। सो इसमें आप गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे में डीलोकलाइज करूँगा। सो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस फिर ऐसे जाएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस रहेगा, फिर से ये माइनस वाला इधर आएगा, ये वाली बॉन्ड को इधर वो रिपेल करेगा। सो यहाँ पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्लस है लेकर बैठा हुआ, फिर ये माइनस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डीलोकलाइज करेगा। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। सो ये रहे आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फ्यूरैन। इसके बाद का जो सवाल है, फिनॉल दिया हुआ है आपको, एंड उससे एसोसिएटेड उसका पीके वैल्यू दिया हुआ है जो कि 4 है, 7 है, 9, 10 एंड 11 है। रिजल्टेंट करस्पॉन्डिंग पीके वैल्यू पूछ रहा है, P + T + R डिवाइडेड बाय S - Q। तो आप सबसे पहले देख लो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, सो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, P का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद से आएगा पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद से आएगा T, फिर आएगा S एंड देन आएगा R। सो ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, बेसिकली Ka का ये ऑर्डर है, एंड देन pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, P सबसे छोटा होगा, देन Q, देन T, देन S एंड R सबसे बड़ा होगा। सो अगर R सबसे बड़ा होगा देन R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 11, एंड S का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, T का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, एंड फिर उसके बाद से मेरा क्या बचा, और हाँ Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 7,
एंड P क्या हो जाएगा 4। तो उसके बाद आप अरेंज कर लीजिए, वो आएगा 4 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय 10 - 7 विच इज़ 24/3। इवेंचुअली इट कम्स आउट एज 8। अगला सवाल है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर G हमने अटैच कर रखा है। ये बोल रहा है कि ये G आपका ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगला सवाल के अंदर क्या डिमांड है। सो बोल रहा है कि G आपको पता करने हैं वैसे वैसे G's जिनके अंदर क्या हो रहा है +m और -i। तो +m मतलब डोनेटिंग ग्रुप, -i मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो बात खत्म वहीं पे। CH3 -i करेगा नहीं, +m भी नहीं करेगा, C2H5 भी नहीं करेगा। OCH3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू +m एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस -i। NO2 जो है वो +m नहीं करेगा दोस्त, वो -m करेगा। OH +m करेगा, -i करेगा, सही बात है। NH2 भी सेम काम करेगा, NH2 भी सेम काम करेगा। OCOCH3 यहाँ ऑक्सीजन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, उसका ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर +m करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण -i होगा। अगला सेम काम नाइट्रोजन वाला भी सेम, एकदम कॉपी कॉमा पेस्ट। साइनाइड जो है वो विड्रॉइंग होता है, साइनाइड विड्रॉइंग होता है, और CHO भी विड्रॉइंग होता है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। आइए चेक करते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन कौन सा है। भाई साहब पहला वाला ऐसे ही फैल जाएगा, दूसरा वाला नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ लोन पेयर उसको स्टेबलाइज करेगा, तो सही बात है। थर्ड वाला आपको पता है एरोमेटिसिटी आ रहा है उस प्लस के कारण, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वाला डबल के ऊपर प्लस माइनस ये सब नहीं बनाते, वो अनस्टेबल होता है। पाँचवा वाला अगर देख पा रहे हो देन फिर से यहाँ पे रेजोनेंस तो आप कंसिडर करोगे, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा वो। छठे की अगर मैं बात करूँ देन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर से रेजोनेंस है तो चलेगा, जिंदाबाद। सातवां जो है वो एंटी एरोमेटिक है दोस्त। आठवां डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टेबल जाएगा। नौवें के अंदर बकवास बात कुछ नहीं होगा। और 10वां OCH3 सपोर्ट करेगा जिसके कारण ये प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो 5 है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसिड लिबरेट CO2 गैस अपॉन रिएक्शन विथ NaHCO3। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपके पास रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट जाते हो देन जो प्रोडक्ट में चीज़ें बन रही हैं वो प्रोडक्ट जो है वो वीक होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। एंड अगर वो स्टेबल होंगे देन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एंड अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा देन इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। मतलब आपके पास वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि H2CO3 निकल रहा है। H2CO3 इज़ अ मिक्स एसिड ऑफ H2O and CO2। तो मतलब आपको वे कंपाउंड्स देखने हैं जो कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ओके, कंपेयर टू H2CO3। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपना पहला सवाल है वो HCl है। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, सो पहला सही है, चलेगा। जो आपका बी पार्ट है वो एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्गर होता है H2CO3 से, सो ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। नाउ अगर हम फिनॉल की बात करें देन फिनॉल नहीं होता है स्ट्रॉन्गर, फिनॉल इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू H2CO3। जो डी है पिक्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3, देन ठीक है ये होगा। जो ई पार्ट है, ई पार्ट का ऑर्थो वाला जो है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये नहीं होता एसिडिक। एफ पार्ट में जो CH3SO3H है ये ज़्यादा एसिडिक होता है SO3H कंपेयर टू H2CO3। जो आपका जी पार्ट है फिर से ये एसिड हो गया, सो ये स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू H2CO3, एंड एल्कोहल्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर टू H2CO3, सो इसका राइट आंसर होगा 5। एंड आप एक्सपेक्ट करना इस टाइप का सवाल जो है वो जेई मेंस में पूछेगा, पक्का फॉर श्योर पूछेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद जो अपना अगला सवाल है वो है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जनरली जब इस टाइप का सवाल आता है तो ये एक्चुअली जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर काउंट नहीं करने हैं, ये वाला स्ट्रक्चर काउंट नहीं करना है, इसके अलावा वाले सारे स्ट्रक्चर्स काउंट करने हैं जो आप जहाँ पे हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उसके लिए आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 2 है,
और इधर कितना है 1 है, सो इसका राइट आंसर कितना होगा 6 होगा। सो आपने देखा किस तरीके से मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद क्लियर थॉट प्रोसेस, कोई भी एक निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इन्फॉर्मेशंस आपको पता होना चाहिए, एंड वो इन्फॉर्मेशंस को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। इसीलिए मेरा पर्पस आज के सेशन में इस मॉक टेस्ट को लेकर आना था, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का एक्सपोजर हो आपके साथ, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का एक्सपोजर होगा देन उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स के अंदर कमांड ज़्यादा फील होगा। आई होप मैंने आपको क्लियर पिक्चर दे दिया होगा जीओसी के रिस्पेक्ट में कि आपको सवालों को कैसे सॉल्व करने हैं एंड ऑल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।